एचपी न्यूज। नमस्कार, मैं संजय दुबे, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। जनगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब नागरिकों को प्रमाणक के पूछे गए वैधानिक सवालों का सही जवाब देना अनिवार्य होगा। गलत जानकारी देने, जवाब से इनकार करने या मकानों पर लिखे जनगणना नंबर मिटाने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रहेंगे और इन्हें किसी भी कोर्ट केस में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं प्रमाणकों को भी केवल तय प्रश्न पूछने और नागरिकों से शालीन व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। जनगणना कार्य में बाधा डालने पर जुर्माने के साथ 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से इस राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करने की अपील की है। शासन द्वारा नागरिकों को त्वरित और प्रभावी आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डायल 112 सेवा को आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित फेस टू नेक्स्ट केंद्र स्वरूप में विकसित किया है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले को 35 नवीन ERV वाहन और 4 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन मिले हैं, जिसका शुभारंभ भिलाई के सेक्टर 6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों को नई डायल 112 प्रणाली, हाईवे पेट्रोलिंग व्यवस्था और त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम की जानकारियां दी गई। इस अत्याधुनिक वाहन में GPS सिस्टम, PTZ कैमरा, डैश कैमरा और मोबाइल डेटा टर्मिनल जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई है, जिससे घटना स्थल तक पुलिस की पहुंच और भी तेज हो सकेगी। दुर्ग पुलिस के अनुसार नए ERV और हाईवे पेट्रोलिंग वाहन जिले के प्रमुख मार्गों और थाना क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा। भिलाई नगर निगम के कोसा नाला स्थित गोठान को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। नगर निगम ने साफ किया है कि गोठान में पशुओं की देखरेख के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नई उड़ान महिला समिति द्वारा पशुओं को चिकित्सा सुविधा, पानी और हरे चारे की व्यवस्था की जा रही है। भीषण गर्मी से बचाव के लिए गोठान में ग्रीन नेट भी लगाया गया है। गोठान में 2 नए शेड बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा जल्द तैयार होगा। कुछ गौ सेवकों ने भी ग्रीन नेट और हरे चारे का दान देकर सहयोग किया है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी तिलेश्वर साहू ने कहा कि गोठान को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी पूरी तरह से निराधार है। निगम ने नागरिकों से पशुओं की सेवा में सहयोग करने की अपील की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लंबित मामलों को लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। भिलाई में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा सेक्टर 1 में निगम और बैंक अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामने आया कि SBI में करीब 1200 आवेदन अब भी लंबित है, जिस पर योजना प्रभारी और नोडल अधिकारी ने बैंक प्रबंधन को कड़े निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाने की महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में फाइलों को लंबित रखना योजना के उद्देश्य को प्रभावित करता है। बैठक के दौरान बैंक अधिकारियों को सभी मामलों का परीक्षण का जल्द स्वीकृति और ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं बैंक प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सुपेला थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़ी हुई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार युवक नशे में थे और उन्होंने सेकंड हैंड कार दुकान के बाहर खड़ी करीब 15 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना सुपेला थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई। हादसे में दुकान संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जब सुरक्षा गार्डों ने वाहन रोकने की कोशिश की तो चालक ने उन्हें भी कुचलने का प्रयास किया। स्कॉर्पियो की टक्कर इतनी भीषण थी कि नो पार्किंग और बिजली पोल तक क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी चालक के खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों पर। रायगढ़ में आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम में वित्त मंत्री OP चौधरी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दौर ज्ञान, रचनात्मकता और तकनीकी का है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक बदलाव का सशक्त जरिया बन चुका है। वित्त मंत्री ने युवाओं से अपील की वे अपने कंटेंट के जरिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्यटन, लोक कला और विकास कार्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो समाज नई तकनीकों को अपनाएगा और नवाचार को बढ़ावा देगा वही 21वीं सदी में सबसे आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम के दौरान डिजिटल क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने अपने अनुभव साझा किए और मंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताया।
डोंगरगढ़ क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाई गई नहर परियोजना अब विवादों में घिर गई है। विभागीय जांच में पाया गया कि नहर लाइनिंग की मोटाई तय मानकों के अनुरूप नहीं है। जहां लाइनिंग 4 इंच होनी चाहिए थी, वहीं कई हिस्सों में यह 2 इंच से भी कम पाई गई। कमजोर कंक्रीट और खराब निर्माण के चलते 1.5 साल के भीतर ही लाइनिंग उखड़ने लगी है। कई जगह बेस लेयर खुल चुकी है और नहर किसी टूटी नाली जैसी नजर आ रही है। बुधवार को विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई। ग्रामीणों और किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द गुणवत्ता सुधार नहीं हुआ तो बारिश में पूरी लाइनिंग बह सकती है, जिससे सिंचाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर तहसील न्यायालय परिसर में प्रकरण की सुनवाई के दौरान 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मामला गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। विवाद इतना बढ़ा कि तहसील और सिविल कोर्ट परिसर के बाहर भी दोनों पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों ने लोहे की राड से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। घटना को गंभीर मानते हुए तहसीलदार वाड्रफ नगर ने पुलिस चौकी को पत्र भेजकर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि इस घटना से न्यायालय की गरिमा प्रभावित हुई है और न्यायिक कार्य भी बाधित रहा। फिलहाल भारत नगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बातें कही जा रही हैं। राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित मनोहर मल एंड कंपनी ज्वेलर्स में करीब 2 करोड़ रुपए के सोने के जेवर गायब होने से हड़कंप मच गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वारदात को किसी बाहरी शख्स ने नहीं बल्कि दुकान के 16 साल पुराने कर्मचारी ने अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कर्मचारी सूरज साहू रोजाना शोरूम में रखे गए ज्वेलरों को लॉकर में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संभालता था, लेकिन उसने ज्वेलर लॉकर में रखने के बजाय अपने साथ ले गया। स्टॉक मिलान के दौरान करीब 1495 ग्राम से ज्यादा सोना गायब मिला। चोरी हुए जेवरों की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गबन का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। राजनांदगांव के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनगट्टा में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सूचना मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें बिना अनुमति बड़े पैमाने पर प्लाटिंग किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रशासनिक टीम सुबह मौके पर पहुंची और बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से बनाए गए रास्ते, प्रवेश द्वार और निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया। 150 एकड़ जमीन पर चल रहे इस अवैध प्लाटिंग नेटवर्क पर प्रशासन की अब यह तक सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील करी है कि किसी भी भूमि या प्लाट को खरीदने से पहले उसकी वैधानिक अनुमति और दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध प्लाटिंग और राजस्व नियमों के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका के बीच भारत सरकार ऊर्जा संकट को लेकर सतर्क हो गई है। सूत्रों के अनुसार संसदीय समितियों को सलाह दी गई है कि वे दिल्ली से बाहर होने वाले स्टडी टूर को फिलहाल टालें और बैठ के राजधानी में ही करें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद सरकार पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में संसदीय समितियों के दौरे सीमित करने की रणनीति बनाई गई है। संसदीय समितियां आमतौर पर विभिन्न राज्यों में जाकर परियोजनाओं का निरीक्षण करती है और जमीनी रिपोर्ट तैयार करती है, लेकिन मौजूदा हालत को देखते हुए खर्च और ईंधन बचत को प्राथमिकता दी जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें कराने का सुझाव भी सामने आया है, लेकिन गोपनीय सूचनाओं के लीक होने के खतरे के कारण समितियों की बैठकें ऑफलाइन ही आयोजित होंगी। इस महीने कृषि, ऊर्जा, पेट्रोलियम, जल संसाधन और सामाजिक न्याय समेत कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की बैठकें दिल्ली में हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। राज्य सरकार ने धर्म आधारित वर्गीकरण खत्म करते हुए पुरानी सूची बहाल कर दी। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2010 से 2012 के बीच जोड़े गए 77 समुदायों को ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया गया। इस फैसले से करीब 12 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र प्रभावित हुए हैं। हालांकि पहले से सरकारी नौकरी पा चुके लोगों की नियुक्तियां सुरक्षित रहेंगी। नई बहाल सूची में कपाली, कुर्मी, सूत्रधार, कर्मकार, स्वर्णकार, तांती, नापित और कई पारंपरिक समुदाय शामिल हैं। राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला सामाजिक न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह फैसला बंगाल की राजनीति और आगामी चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकता है। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया।
जहांगीर खान ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले का ऐलान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करते हुए फाल्टा के विकास के लिए किए जा रहे स्पेशल पैकेज का समर्थन भी किया। दरअसल फाल्टा सीट पर ईवीएम विवाद के बाद चुनाव आयोग ने 21 मई को दोबारा वोटिंग के आदेश दिए थे। अब जहांगीर खान के हटने से सियासी माहौल और गर्मा गया है। इधर टीएमसी ने कहा है कि उन्हें इस फैसले की जानकारी मिली है, लेकिन वजह अभी साफ नहीं हुई। बीजिंग में रूस और चीन की हाई प्रोफाइल बैठक के दौरान दुनिया की राजनीति को लेकर बड़ा संदेश दिया गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर संघर्ष नहीं रुका तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। बैठक में मिडिल ईस्ट युद्ध, ब्रिक्स, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी बीच पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई, जो रूस से चीन तक गैस सप्लाई को और भी मजबूत करेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका, इजराइल, ईरान और यूक्रेन युद्ध के बीच चीन अब वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की नज़र अब इस बात पर है कि रूस और चीन की यह बढ़ती दोस्ती आने वाले समय में वैश्विक राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी। बांग्लादेश के चटगांव से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। भारतीय सहायक उच्चायोग में तैनात सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर नरेंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह जब नरेंद्र ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो अधिकारियों को शक हुआ। काफी कोशिशों के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और अंदर नरेंद्र का शव बरामद किया। बताया जा रहा है कि शव बाथरूम के पास मिला। चटगांव मेट्रोपोलिटन पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारण सामने आएगा। फिलहाल पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने की बात कही और पूरे मामले की जाँच कर रही है। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।